अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और ये जो हंसियां आप देख रहे थे, देखिए या तो खिलखिला के हंसे या फिर बहुत रोएं। तो अब हम बैठ के शो पे रो तो नहीं सकते। ये वो वाली हंसी है जब आप गम छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है और हालात कुछ ऐसे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप देखिए, जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम का पेट पालूंगा और आटा लेकर दूंगा, तो आवाम के तो कपड़े उतर ही गए। हाँ, तो और उनके कपड़े ना बिके और मेरा ख्याल है इतनी वर्थ नहीं होगी कि बिक के भी कुछ होता। बिकॉज महंगाई तो हर दिन एक नया महंगाई का तोहफा जो है हमें मिलता है। जैसे कि कल भी ये हुआ है, पेट्रोल जो कि ऑलरेडी कितना ज़्यादा हो चुका था, वो कल माशाल्लाह 30 रुपए फी लीटर और ऊपर चला गया। पेट्रोल बम जिसे कहते हैं ना, सही मानों पर पेट्रोल बम गिराया गया है और ये इस हुकूमत के आने के बाद दूसरा पेट्रोल बम है। और बाज़ माशी तज्जियाकार इसको बड़ा एक बोल्ड डिसीजन भी करार दे रहे हैं कि मुल्क की मौशी समत दुरुस्त करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है और इसको सर्टनली बड़ा देखभाल कर ही किया होगा, क्योंकि इसकी कीमत जो चुकाना पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, PDM की तमाम जमातों को। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अगर ये ना लिया जाता फैसला तो खुदा न खास्ता हम वाकई ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट जा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ भाई ये सब कुछ तो हमें समझा के बच्चे को अब समझ आ गई है कि ये करना था, वी गेट इट। लेकिन व्हाट अबाउट ऑस्टेरिटी? मतलब कि कुछ अपने घर से, अपने आप से भी तो चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। जैसे कि केस इन पॉइंट हमारी जो पूरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, मतलब इन सारों की जो फैसिलिटीज़, अच्छा इनको आपको पता है ना कि 1 रुपया किसी चीज़ में नहीं देना होता। पेट्रोल तो खैर दूर की बात है, इनकी पेट्रोल, इनकी गाड़ियाँ, इनके घर, इनके बच्चों की एजुकेशन, इनका हेल्थ, यू नेम इट, दे गेट मनी फॉर एवरीथिंग। तो लिहाजा पर्सनली तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल डेंट नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने आप से स्टार्ट करें, थोड़ा सा शेयर करें आवाम का गम, जितना बातों में करते हैं प्रैक्टिकली करें, दिखाएं कि देखो ये तरीके इतना कॉस्ट, जैसे कि कुछ तरीके हम आपको गिनवा देते हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये जो डाले आपको गाड़ियों के पीछे रवा दवा और शराटों से स्पीडें मारकर सड़कों पर दम भरते हुए नजर आते हैं, ये पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। और एक 2 नहीं, 5 6 10 12 20 गाड़ियां एक प्रोटोकॉल में शामिल होती हैं, एट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या हैसियत है, आपका कैसा ऑफिस है। गाड़ियां तो मोर इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज्ड। ठीक है, तो आप यहां से ही शुरू कर लें कि अगर किसी इंसान के प्रोटोकॉल में 3 गाड़ियां हैं तो वो एक पर इक्तफा कर ले और अपने साथ गाड़ी में एक पर्सनल गार्ड बिठा ले। मतलब लिटरली ये जो डाले और गाड़ियां साथ चल रहे होते हैं, आई वंडर कि इनसे क्या सिक्योरिटी महासरा या हिसार आपका कायम होता है। इसके अलावा अगर आप ओनली अट्रैक्टिंग अटेंशन, हाँ, अगर और ज्यादा अटेंशन आपको वाकई अपनी जान की इतनी फिक्र है तो आप और बहुत से मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये 10-12 पुलिस की गाड़ियां जो आपके पीछे चल रही होती हैं, ये सिक्योरिटी तो नहीं, शशका जरूर फराहम करती हैं। आप बताऊं, एक यही ठीक कर लेना एक चीज, ये डाले और ये पूरी एक जो ऑन्टोराज चल रहा होता है, एक बस इस चीज़ को ही अगर आप लोग कंट्रोल कर लें तो आपकी बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, विच विल गिव यू मोर आइडियाज ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। देखिए, कहने का मतलब है हमें तो जो डायरेक्टिव आ जाता है जी 30 रुपए ऊपर चला गया तो 40, हमने तो मानना है, आवाम ने तो वही करना है जो बेशक उनको अच्छा लगे बुरा लगे, कर सकते हो, वसाइल उनके ऐसे हो ना हो, इट डज नॉट मैटर। ऑर्डर आ गया, वी हैव टू डू इट, व्हाई नॉट ऑल ऑफ देम। अच्छा, मतलब इनकी भी तो फिर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कट डाउन किया जाए ना, ये पूरे मुल्क को मिलकर एग्जाम्पल है कि आप अपने ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनमें जरा कमी करके पेट्रोल बचा सकते हैं। फिर जो हजारों लीटर फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है किसको? तमाम लोगों को, अफसरान से लेकर सियासतदानों से लेकर जज साहिबान से लेकर एक तवील फहरिस्त है। मतलब उनके असिस्टेंट के असिस्टेंट को भी फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है। इस पे जरा रिव्यू करें कोई बहुत, या फिर अगर लिमिट लेस पेट्रोल दिया जा रहा है तो उसको जरा लिमिट करें। मतलब कुछ तो करें, अपने आप से आगाज तो करें। अवाम ये बड़े फैसलों के साथ कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, लेकिन इन कुर्बानियों में आपका हिस्सा भी तो हमें नजर आना चाहिए। हमें आपका नहीं नजर आ रहा, हमें आपका हिस्सा इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि आपके उतने ही लाओ लश्कर गैर मुल्की दौरों पर जा रहे हैं। आपके बेटे भी उस गैर मुल्की दौरे पर पाए गए हैं सदर तुर्की से मुलाकात करते हुए। मतलब आज के जमाने में कुछ ऑप्टिक्स ही होते हैं। अगर इतना ही शौक था दादा से बच्चों को मिलने का, आप 1000 दफा आए, आई एम श्योर अपने खर्चे पे आए होंगे। मतलब हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे कि अपने खर्चों पे नहीं आए होंगे, मगर आपके पर्सनल ताल्लुकात भी होंगे। लेकिन आप इस एक दौरे में जो कुछ सरकारी दौरा है, तुर्की के सदर से मुलाकात को अवॉइड कर देते हैं। सुलेमान शहबाज साहब की हम बात करते हैं। आज के जमाने में जब सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद होती है, कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों में।
तो थोड़ा सा मैं कहने का मतलब है, देखिए अब आप में या पिछले वाले या उससे पिछले वाले सारों का एक कंपैरिजन कर लें तो डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप आवाम से पूछें तो वो कहेंगे भाई इक्को जैसे सारे, क्योंकि आवाम को खुद जो मसला फील हो रहा है ना, जो दबे हुए हैं आवाम, उनके लिए ऊपर कोई फर्क नहीं है, इसको बिठा दो या उसको बिठा दो, एज लॉन्ग एज हमारी प्रॉब्लम्स तो वही हैं। अच्छा, तो लिहाजा ये ऑप्टिक्स वाली बात है, डू समथिंग अबाउट इट। मतलब हमें आपका हिस्सा भी तो इस कुर्बानी में पड़ता हुआ नजर आना चाहिए। वो जो ये कहकर आए थे 100% आपकी कंट्रीब्यूशन पहले होनी चाहिए। वो जो ये कहकर आए थे कि वो तो साइकिल पर ऑफिस जाया करेंगे, आपको याद है जिन्होंने गवर्नर हाउस और पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें भी गिरानी थी और यूनिवर्सिटियों में बनाना था। मतलब वो तो खैर छोड़ ही दें बात, लेकिन वो जो साइकिल पर सफर करने वाले थे वो हेलीकॉप्टर से, वो भी कोई अवामी ओहदा ना होने के बावजूद सरकारी हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतर रहे अभी तक। तो कहने का मतलब है कि मतलब कपड़े बेच देंगे तो हम साइकिलों पे आ जाएंगे। मतलब ये सारी स्टेटमेंट मीन जीरो, they mean nothing if you are not willing to do anything about it। मतलब कुछ साथ साथ अगर ये बता रहे होते कि जी 30 रुपए और ज्यादा हो गया, तो साथ ये भी बता देते और हमने सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए ये चीजें काट दी हैं, ये कट होगी है, अब ये इनको फैसिलिटीज जो पहले मिला करती थी अब नहीं मिलेगी। इसको इक्वेट करें, मतलब इनको साथ साथ रख के बताएं तो आवाम को थोड़ा सा ये फील हो कि चलो मैं तो ये करूंगा ही, मुझे तो देने ही पड़ेंगे पैसे। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर शोर भी करेगी और उनका हक बनता है और एहतजाज भी करेगी। हालांकि लैंड माइन उन्होंने खुद बिछाई थी जाने से पहले, और मतलब अगर वो ये फैसला ना करते जो कि 100% एक सियासी फैसला था, तो आज ये दिन हमें शायद ना देखना पड़ता और इतने मुश्किल हालात ना होते। लेकिन उन्होंने अपने दौर में बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आने के लिए गाड़ी कभी इस्तेमाल नहीं की, शाज़ो नाज़िर इस्तेमाल की है, हेलीकॉप्टर से नीचे वो भी नहीं उतरते थे। और अब जबकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर, जो कि सर्टनली पेट्रोल पे चलता है, इधर उधर पड़े उड़े और पेट्रोल की कीमतों पर तनकीद करेंगे वो इस पे उतर कर भी। जी आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज वो एहतजाज करेंगे इस बढ़ती महंगाई पे। पूरा एक मार्च तो खैर नहीं हम कह सकते, लेकिन आज उन्होंने एहतजाज का अनाउंस जरूर किया हुआ है। तो ये मुझे बड़ी अजीब और आई एम सॉरी एक ट्विस्टेड किस्म की फनी बात लग रही थी। खुद मतलब हैलीज में फिरना और एहतजाज अवाम का दुख क्योंकि हमें फील हो रहा है तो वो करना। लेकिन आज कोइंसिडेंटली अब्दुल्ला आप कह रहे थे ना कि इतने बड़े डाले जा रहे हैं, एंटूराजेस जा रहे हैं, आज वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है। तो आज के दिन से ये शुरुआत कर लें कि आप लोग साइकिलों में अपने दफ्तर जाना शुरू कर दें तो कितना ही अच्छा हो। आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट हैपनिंग, जस्ट सेइंग, कैन यू इवन इमेजिन ये हो रहा हो? मेरी बात सुने, किसी से भी कोई भी तवक्को ना रखें। जो ये अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं इस कौम का मसीहा हूँ, वो भी रॉन्ग नंबर है। और जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे भी हमें तवक्कुआत तो क्या ही हैं, लेकिन हम उम्मीद ये कर सकते हैं और उनको ये समझा सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, और क्रिटिसिज्म करके ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि प्लीज़ शुरुआत अपने घर से करें। आप कुछ ऐसे मेजर्स करें जिसमें आप 10-10 प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों में घूमते थे उसको 2 कर दें या 1 कर दें या 3 ही कर दें। कुछ सरकारी पेट्रोल का जो खपत है उसमें कट डाउन करें, कुछ तो करें, हमने बैठे कितने आइडियाज दे दिया आपको, वैसे मतलब कुछ फॉलो कर लें। बाय द वे वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो थोड़ा सा हमने सोचा आपको बाइसिकल्स भी दिखा दें। और वैसे दिस हैज़ टू बी द बेस्ट वे ऑफ कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एट अ सर्टन एज। लेकिन दुनिया में अगर देखें ना तो बड़े बड़े लोग जो है वो साइकिलों पे इधर से उधर हो रहे होते हैं। बल्कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में तो उनके प्राइम मिनिस्टर्स ही होते हैं, प्रेसिडेंट्स तो होते नहीं है, वो भी साइकिलों पे अपने दफ्तर जा रहे होते हैं। नॉट दैट वी कैन कंपेयर दैट, बिकॉज उस कंपैरिजन में गए तो माशाल्लाह हमें और बहुत सी चीज़ें उनकी नहीं पता है क्या। ये वाली कंपैरिजन तो हमें इमरान खान साहब दिया करते थे ना, जब वो बरसरे इक़्तिदार नहीं आए थे और उन्होंने आना था, और उनकी ये कंपैरिजन सुन कर ही तो लोगों ने उन्हें वोट दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो खुद भी बनी गाला से कभी गाड़ी पे नहीं आए, वो तो हमेशा हेलीकॉप्टर पे आते थे। अच्छा जी आगे चलें, तो शुरू भी कर रहे हैं या शुरू तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या रात को, मुझे तो ज़रा टॉप स्टोरीज नहीं टॉप स्टोरीज नहीं कर रही। मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि इन केस यू हैव मिस्ड इट, वैसे कहते हैं ना कि ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, लेकिन क्या करें कि बाज़ तल्ख़ हक़ाइक़ होते हैं जो हमें आपको बताने भी होते हैं, बयान भी करने होते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहकर कल ऐलान किया वो ज़रा सुनवाना चाहते हैं आपको। नई प्राइसेस के बावजूद भी इस वक्त पेट्रोल में अब सिर्फ 8 रुपए का नुकसान रह गया है। डीजल में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान है, 23 रुपए का। कैरोसिन ऑयल में नुकसान ख़त्म हो गया, लाइट डीजल ऑयल में शायद 9 रुपए का नुकसान है। हम एक मेजर्ड अप्रोच ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम जून के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के अंदर IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लेंगे। अगर वो काश इमरान खान साहब ये फैसला नहीं करके जाते, जब वो इमरान खान साहब ने या शौकत तरीन साहब ने जो फैसला किया था IMF से कि जिसके तहत वो न सिर्फ सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि 30 रुपए लेवी
लगाएंगे और फिर सारी प्राइस के ऊपर और प्लस लेवी के ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, तो आज उधर 70 रुपए कीमतें ज़्यादा होती हैं यहाँ से। बजट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो वज़ीर आज़म की सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम है, ये इंशाल्लाह इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि पेट्रोल महंगा है। अब उन्होंने कहा है कि जनाब 8 रुपए तो अब भी सब्सिडी दी जा रही है। मैं कह रहा था वैसे 8 रुपए मतलब ये किसके लिए बचा के रखे? ये भी कर ही लेते, बीच में डाल देते, क्योंकि कुछ दिन बाद ताकि एक दफा ये हड्डी हम निकाल ही रहे थे तो पूरी निकल जाते। खैर, अवाम तो सर्टनली तपे हुए हैं। अवाम तपे क्या हुआ है, अवाम परेशान है और अवाम को समझ नहीं आ रहा। और हमने एक आइडिया भरपूर दिया है आपको कि आप अवाम से सिर्फ कुर्बानी ना मांगें, आप खुद भी कुर्बानी देते हुए नजर आए। ये कोई छोटी मोटी महंगाइयाँ नहीं है, ये सर्वाइवल के इश्यूज अब होना स्टार्ट हो गए हैं कि हाउ डू यू इवन सर्वाइव, हाउ डू यू इवन मैनेज। अच्छा, क्या कह रहे हैं अवाम, सुनते हैं। ये सुनते हैं। अच्छा चलें, ये भी आपको बता देंगे। एक्चुअली वो इतनी अफसोसनाक बातें थी कि हमने कहा थोड़ा सा ज़रा रोक लेते हैं अभी। लेटर इन द शो वी विल ट्राई टू शो यू। हालांकि आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है, हम सारे ही अवाम है ना, हम बता ही रहे हैं आपको और आप लोगों को भी पता है हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। आगे चलते हैं जी, आपको ये भी बताएं कि हुकूमती मजबूरी जो भी हो, अवाम कहाँ जाएं। और लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि इत्तेहादियों ने भी वही करना था जो पिछली हुकूमत कर रही थी, तो फिर उन्हें हुकूमत में आने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये एक्चुअली सवाल इतना पर्टिनेंट है कि या तो वो कोई इतनी ज़ोरों से भाग रहा हो आगे कि क्योंकि मुझे सलूशन पता है, मुझे हल पता है जी क्या करना है। इनको तो हल भी नहीं पता था, तो क्यों आ रहे हो आगे? अच्छा, पता है क्या, इमरान खान साहब भी या तो कोई हल बता दें, उनके पास भी नहीं है और इस सूरत हाल का हल किसी के पास नहीं है। मतलब वो तेल के कुएं वाले मुल्क यूएई की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि वहां पे लाइनें लग के पेट्रोल बिक रहा है। मतलब उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वहां पे वो सूरत हाल है, तो हमारे यहाँ तो सब कॉन्टिनेंट में कोई तेल है ही नहीं। वैसे इस पे भी शिकवा है थोड़ा सा। ये भी ना सवाल करने को दिल चाहता है कि हेलो, इतने ज्यादा लोग, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल एंड यहाँ पे बसते हैं। अल्लाह मियाँ को छोटा सा एक आध कुआं हमें भी दे देते यार, कोई हमारा भी जरा निजाम और सर्वाइवल बेहतर हो जाता है। अब हम जरा अपने नुमाइंदों से बात करते हैं। हम जरा ऑन द ग्राउंड रियलिटी एज वी स्पीक सुबह सुबह क्या है। उमे फरवा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, अली इमरान इज इन कराची। दोनों से बात करते हैं। लेडीज फर्स्ट, उमे फरवा बताइएगा क्या हालात हैं लाहौर में, आप कहाँ मौजूद हैं, लोगों के क्या कहना है, क्या सेंटिमेंट्स हैं? जी हुमा, सूरत हाल तो इस तरह से है कि पेट्रोल तो रात को महंगा हुआ था और लाहौर में तो काफ़ी दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के असरात तो दिख ही रहे। कोई ऐसी अशिया नहीं है जो महंगी ना हो गई हो, ख़ास तौर पे बुनियादी और रोज़ाना ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है, दूध है, आटा है, दही है, आप इसी तरह से रोटी ले लें, हर चीज़ महंगी हो गई है और 10-10, 20-20, 30-30 रुपये इजाफा हो रहा है। आटा जो है, अगर उसकी कीमत कुछ कमी भी की गई है, सब्सिडी उसमें दी गई है, आटा मिल नहीं रहा है। इसी तरह से जिस तरह से रात को 30 रुपये मज़ीद लीटर इजाफा हुआ है, तो हर चीज़, ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना शुरू कर दी है। 20% उन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। यानी जिस तरह से पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत जो किराए थे उसमें इजाफा हो गया, उसके बाद रात को हुआ है तो 20% फिर इजाफा हो गया। यानी ना आप सफ़र कर सकते हैं, ना आप बुनियादी जो ज़रूरियात हैं आपकी वो पूरी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे दिहाड़ीदार मजदूर और तनख्वाहदार पेशा परेशान है कि अपनी महदूद किस्म की तनख्वाह में किस तरीके से गुजारा करना है। और जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने रोज़ाना का 500 या 1000 रुपया घर लेके जाना है, उसने अपने घर का चूल्हा किस तरह जलाना है। और यहाँ पे जो हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं कि अब कितने पैसे दें और उसके बाद कितना पेट्रोल डलेगा और वो उससे कितने दिन गुजारा करेंगे, कितने घंटे गुजारा करेंगे। आवाम तो सख्त परेशान है और उनका वही बात है जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आवाम पिसती चली जा रही है। जो नई हुकूमत आई है वो क्या कर रही है, आवाम के लिए क्या सोच रही है? तो यहाँ पर तो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के साथ उसके असरात हर चीज़ पे दिखाई दे रहे हैं। आवाम परेशान है और अगर उनसे ज़्यादा बात की जाती है तो वो इस बात पे वो कहते हैं जी इस मौजू पे तो हमने बात ही नहीं करनी, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आवाम को सुनने वाला ही कोई नहीं है। मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए और मायूसी जो है ना वो, मतलब जब आप गुस्सा होके भी थक जाए ना तो आप मायूसी के गड्ढे में गिर जाते हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि हम मायूस होते चले जा रहे हैं। जब इंसान होपलेस हो जाता है तो वो दैट इज लिटरली द बॉटम ऑफ द पिट, दैट इज एक्चुअली मायूसी। बिल्कुल। अच्छा जी, अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, तो उनसे मालूम करते हैं। अली, बताइएगा कि कराची में तो कल
कुछ पेट्रोल पंप्स में हमने देखा, कुछ विजुअल्स व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहे थे कि भाई तोड़ फोड़ भी हुई है, अवाम को किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही अवाम निकल कर एहतजाज करना शुरू हो गए। क्या कहते हैं शहरी, और ओवरऑल क्या सूरत हाल है? मतलब रोटी 18-20 रुपए की मिल रही है। जी बिल्कुल, उसकी एक वजह यह भी है गुस्से की कि शहर के मुख्तलिफ पंप्स का मैंने रात को सर्वे किया तो पंप्स मालिकान ने, मैं अभी भी एक एसोसिएशन के समी खान के पंप के पास मौजूद हूँ, तो इन्होंने पंप्स बंद किए। रात 9 से 12 तक पंप्स पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। कई मोटरसाइकिलिस्ट को मैंने धक्का लगाते हुए देखा कि वो पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए परेशान है, लेकिन क्योंकि इन्हें महंगा पेट्रोल बेचना था, एक लालच का फैक्टर था, तो सारों ने यानी 50% से ज़ायद ने यहाँ पे कराची में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए थे। ओगरा इस सूरत में कहीं नज़र नहीं आता, भले से नाप कम की बात हो, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हो दबा दी जाती है, लेकिन ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त कराची में। एक जो 25,000 आपने सैलरी मुअय्यन कर दी है, 8,000 रुपये एक अगर आप कम डिस्टेंस का भी ट्रैवल करें मोटरसाइकिल से तो उसका एक खर्चा आ जाता है 8,000। अब 17,000 में कोई घर का बजट तो बना के दे दे, जो बिजली के रेट बढ़ गए हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो हुमा ने शुरू में कहा कि जब ये सब पता था कि पेट्रोल के प्राइस और बिजली के बढ़ने हैं, तो पर्टिनेंट सवाल यकीनन ये है कि आखिर क्या जल्दी थी कि मौजूदा गवर्नमेंट अगर मुआहदा इन्होंने किया था तो इम्प्लीमेंट करवाने ये पहुँच गए और अपनी पॉपुलैरिटी को डेंट करवाने भी पहुँच गए। किसका असाइनमेंट था, क्या था? तो ये सारी चीज़ें हैं। 210 है और इसको मज़ीद आगे बढ़ने की भी एक्सपेक्टेशन है। मुझे याद है 2008 में $147 का बढ़ गया था जो ऑयल है, लेकिन हमारी करेंसी मजबूत थी इसलिए 85-86 रुपए का मिलता था। अब $120 पर है, लेकिन करेंसी को कंट्रोल करने में भले से जिस भी शेड की हुकूमत हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, नाकाम रही है। और जो हल है कि इसका निकलना क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का, हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं, इसका हल क्या है, ये मेन क्वेश्चन है जो कि अवाम भी तलाश कर रहे हैं, मौशी माहिरीन भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शेड की हुकूमत के पास इसका जवाब है और ना ही इस पर संजीदगी से कोई काम नज़र आता है। जी ऑलराइट, शुक्रिया आपका अली इमरान, शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, हमें लाहौर और कराची से अपडेट कर रहे थे। अच्छा, पेट्रोल तो बढ़ता ही है ना, उसके साथ फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर रोटी, फिर चावल, फिर दालें, फिर दीगर अशाए ज़रूरिया की चीज़ें, सब बढ़ जाता है ना। हम एक दफ़ा बात कर रहे थे कि जनाब किस तरह मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जाए, किस तरह, फिर साथ ही मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ की बात करें तो डीजल, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी 2500 सीसी गाड़ियां हैं, मतलब उनमें से भी कम ही लोग हैं जो डीजल वाली गाड़ियां रखते हैं। डीजल का कुछ मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीजल आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तो इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर आपका डीजल पे चलता है, ट्यूबवेल आपका डीजल पे चलता है, तो ये सारी चीज़ें डीजल पे चलती हैं। उसके हिसाब से और उसके हवाले से भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। अमल पे अब जाना है, ऑब्वियसली हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से तो पूछते रहेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट सोर्स से जानना चाहते हैं कि उनके क्या हालात हैं, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट। तो आवाम की आवाज़ आप सुनते हैं। महंगाई में तो इतना इजाफा हुआ है कि गरीब आदमी का 2 वक्त का गुजारा करना मुश्किल है। हम रेडी लगाने वाले अपना कैसे गुजारा करें, अब गरीब आदमी क्या करेगा। बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि खाने की चीज़ें है ना वो सस्ती की जाए ताकि गरीब आदमी भी खा सके। खाए तो क्या खाए गरीब आदमी। मियाँ साहब तो ये कह रहे थे कि मैं सबसे पहला काम ही यही करूँगा कि मैं आटा, चीनी, घी वगैरह इनको कम करूँगा, ये बजाय कम करने के ये ऊपर ले गए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आए जब भी रेट बढ़ रहे हैं, इमरान खान था जब भी रेट बढ़ते थे। तजर्बाकार हुकूमत रही है, 30 साल इन्होंने पहले भी हुकूमत की है। इनको तो नो डाउट होना चाहिए कि ये महंगाई को, इनके लिए तो आसान चांस होना चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन इनके भी बस से बाहर है। गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया काम। हमारी अपना वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इन पे ज़रा गौर करें। महंगाई एक तरफ तो नहीं है कि पेट्रोल को ही देख रहे हैं हम लोग, हम तो घी, चीनी, चावल, दालों की तरफ जा रहे हैं। हमें पेट्रोल से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का है, हमें वो चाहिए। महंगाई तो जी इतनी हो गई है कि अब हद से ज़्यादा, ना चीनी खरीद सकते हैं, ना आटा, ना घी। इमरान खान साहब ने मायदा करने जा रहे थे, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन पॉलिसियों पर को फॉलो करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये हुकूमत आई है जो महंगाई के खिलाफ मार्च करके आई थी कि कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बस बदकिस्मती से पहले से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। एक शख्स ने बड़ा अच्छा इधर कहा कि जी हमें लग्जरीज से क्या लेना देना, हम तो लिटरली खाने पीने की चीज़ों की बात करें, हम घी, चीनी, आटा, मतलब हम इन चीज़ों की, दीज आर नेसेसिटीज़, दीज आर नॉट लग्जरीज। नेसेसिटीज़ इतनी महंगी हो गई हैं कि अब वो लग्जरी लगती है कि आज आपने चावल खाए,
मतलब इट इज़ इनसेन। और ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने अभी आपको दिखाया है, लोगों की एक ही राय है, दूध नहीं अफोर्ड कर पाते आप बच्चों का। मतलब मेरा ख्याल है कि हम उसके बाद हमने सर्टनली बहुत अब आवाम की तरह हमें भी गुस्सा है, अफसोस भी है, लेकिन क्या करें कि कोई चारा भी नहीं है। साथ ही हमने कुछ सजेशंस भी दी हैं कि भाई हुकूमत अपने से कुर्बानियों का सिलसिला शुरू करे, हमें उनके लाइफस्टाइल, उनके तर्ज हुक्मरानी, उनके अलल्ले तलल्लों और उनके ऐशो इशरत में कमी नज़र आनी चाहिए। तब हम भी कुर्बानी देने के लिए पेश होंगे। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास सजेशंस हैं कि हमने अपना लाइफस्टाइल किस तरह तब्दील करना है, वो बाद में बताएंगे। थैंक यू फॉर सम ऑफ योर सजेशंस। मतलब सारों की कुछ ना कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग सजेशंस हैं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को और मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ लग्जरीज, लिटरली नेसेसिटीज़ को भी लेट गो करना पड़ रहा है। तो लिहाजा वो भी कुछ लोगों की सजेशंस हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कल वैसे ही इंसान है ना, क्या करें, अपने इर्द गिर्द सूरत हाल को देखते हुए हर कोई अपनी लाइफ ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कल ये भी सोचा कि क्या मैंने एक सोचा है कि मैं क्या अपने बच्चों का स्कूल तब्दील करके कुछ बैलेंस कर सकता हूँ चीज़ें। मतलब आपको पता ही है कि सारी चीज़ें हो सकती हैं और स्कूलों की फ़ीसें, एजुकेशन की फ़ीसें, एवरीथिंग इतना पहाड़ जैसा खर्चा हर चीज़ का नज़र आना शुरू हो गया है कि समझ में नहीं आता कि इंसान क्या छोड़े और क्या करे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है ये जो इस वक्त महंगाई का जो एक ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब दिस रिक्वायर्स सम सीरियस डिस्कशंस एट होम। तो ये हर फैमिली जो है उनको बैठ के कुछ फैसले करने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह, हाउ कैन वी राइड दिस वेव। क्योंकि जो चीज़ें अब ऊपर जाती हैं तो इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट ना करें कि नीचे भी आने वाली हैं। वी कांट से दैट। तो अब इसमें से किस तरह मूव होना है, इसमें से किस तरह आगे जाना है। व्हेन यू राइटली सेड कि जहाँ बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसको किस तरह बैलेंस आउट करना है। ये अच्छा जी, फैसलाबाद हम जा सकते हैं क्या? फैसलाबाद जाएंगे हम और वहाँ से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमाद अहमद ज़रा बताएंगे कि हालात खाने पीने की अशिया जो इतनी महंगी हो चुकी है ना, तो उस हवाले से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की एक नई लहर आई है, जिसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं, इसके साथ ही जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। अशिया ज़रूरिया की बात की जाए तो गुज़श्ता जो चंद हफ्तों के दौरान ही इसमें 30 से 50% तक इजाफा देखने में आ रहा है। और देखा जा रहा है कि जो गला मंडी है वहाँ से निकलने वाली जो अजनास हैं, दालें हैं, चावल हैं और इसके साथ ही जो घी की कीमतें हैं वो उनमें इजाफा हुआ है और अवाम पर एक नया बोझ पड़ा है। किराए जो है वो उनमें माना इजाफा किया गया है। कहीं पे भी जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज़्म ना होने की वजह से लोगों को ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी, फैसलाबाद का भी वही हाल है। नॉट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज पूरे मुल्क का ही ये हाल है। एक्चुअली हर कोने में यही बात हो रही है। फैसलाबाद से चलें, जंप मारते हैं, हैदराबाद की तरफ चलते हैं और हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली नईम हाल बताएंगे वहाँ का। ओवर टू यू अली। जी बिल्कुल, रोज़ बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। हर रोज़ ही अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त अगर हम हालिया अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफे की बात करें तो ऑयल की जो कीमतें हैं वो 480 रुपये किलो का जो ऑयल का पैकेट था वो बढ़कर 540 रुपये तक का हो चुका है। इसी तरह से आटे की अगर हम बात करें तो आटे की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये का इजाफा हुआ है और ये इजाफा होने के बाद 10 किलो आटे का बैग 800 रुपये से बढ़कर 840 और 860 रुपये तक का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम चावल की बात करें तो चावल की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। 200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त होने वाला बासमती चावल अब बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच चुका है। एक आम आदमी किस तरह से अपना गुजर बसर करे, 500 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर किस तरह से अपने घर का खर्च है वो किस तरह से चलाए। लोगों का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर अमली और ठोस इक़दाम उठाए। जी, अभी हम जाएंगे क्वेटा और क्वेटा से हमें अपडेट करेंगे शहाब उमर। आज क्वेटा में भी मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, आटा, चीनी, चावल, घी और दीगर जो ऐसी अशिया हैं उनकी कीमतों में 10 से 20 और 60 रुपये तक इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो शहरी हैं उन्हें से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर जो मजदूर तबका, आम जो शहरी हैं उन्हें इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। हमारे साथ इस तरह एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। जनाब बताएँ कि जो महंगाई हुई है, कीमतों में मज़ीद इजाफा, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? महंगाई ने ज़िंदगी के लोगों को ज़िंदगी को बिल्कुल अज़ाब बना दिया।
ज़िंदगी किसी तरीके से नहीं गुजर आएंगे। महंगाई इतनी महंगाई होगी कि आप रात को सो जाओ, सुबह घर से निकलो वो चीज़ डबल हो जाता है। देखिए, जो आम शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना इस महंगाई से। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो महंगाई इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। जी, मेरा ख्याल है वी आर ऑल स्पीकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड होपिंग कि कहीं कोई मौजूदा किसी कोने में हो रहा हो कि वहाँ कहीं नहीं जी हमारे यहाँ बड़ा सेटल्ड है, कोई ऐसा नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मौसम, वैसे तो मौसम भी हमारा बुरा ही हुआ है ऑल अक्रॉस। कर ही रही हैं, मुल्तान चलते हैं। इमरान चौधरी मुल्तान से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट में महंगाई का एक तूफान नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आटा, घी, चीनी और दाल जो हर शख्स की रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होते हैं, इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मार्केट ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8 दिनों में जो ए क्वालिटी का घी है उसकी कीमत में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। अगर इस तरह चावल की बात की जाए तो चावल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ जो इकसाम के चावल हैं उनकी कीमत में 80 से लेके 120 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। चीनी जो है वो मार्केट में 85 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो सफ़ेद चना है उसकी कीमत 300 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गई है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं उनकी कीमतों में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। तो शहरियों ने का कहना है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर कम अज़ कम घी, आटा, चीनी और दाल की कीमतों को जो है वो नीचे लेकर आए। जनाब, ये सारी सूरत हाल है। अभी हम चलेंगे पेशावर, वहाँ से हम बताएंगे रिजवान यूसुफ से। जबल भर की तरह पेशावर में भी अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं। आटा, घी, दालें, चावल सब की कीमतों में ही होशरबा इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त पेशावर में 20 किलो आटे का जो थैला है मार्केट में 1500 से 1550 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चावलों में भी गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान एक वाज़े इजाफा देखने को मिला। 190 रुपये किलो में जो चावल फ़रोख्त हो रहे थे वो अब मार्केट में 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चावल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घी की कीमत में तो एक वाज़े इजाफा देखने को नज़र आया है, यानी कि जो 360 से 70 रुपये फ़ी किलो जहाँ घी फ़रोख्त हो रहा था वही घी अब मार्केट में 510 या 520 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह से अगर हम मसूर की दाल की बात करें तो मसूर की दाल में 60 रुपये का इजाफा हुआ है। सफ़ेद चने की जो कीमत है उसमें भी 100 रुपये का वाज़े इजाफा आया है। मुल्क भर की तरह पेशावर के शहरी भी इस बढ़ती हुई महंगाई को देख कर दुआइयाँ देते नज़र आ रहे हैं और हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत जो है कोई ऐसा इकदाम उठाए कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है इस पर काबू पाया जा सके। भाई ये सूरत हाल है और हम सबको अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाना होगी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा तवक्को ये करते हैं कि हमारे हुक्मरान अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे और प्रूव करें। ये जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, 8-8, 10-10 प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों, अयाशियों, 56 लोगों के इंटरनेशनल टूर्स में कुछ कमी लेके आए। कुछ कमी क्या, काफ़ी ज़्यादा कमी लेके आए। बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि आप लोग लिटरली 1-2 लोग भी कम लेके जाएंगे ना तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, और अगर बिल्कुल ही कम लेके जाएंगे अपने साथ जो भी टूर वगैरह हो तो बहुत इट कैन हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल। तो लिहाजा ये चीज़ें सोचें इस बारे में, और जो अमेनिटीज़ दी जाती हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उनको खत्म होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ नहीं दी जाती है, मतलब कहाँ हम शुरू करें। मतलब ग्रेड 22 के अफसरान ले लें, पार्लियामेंटेरियन ले लें, जजेस ले लें, कोई भी आप ओहदा और कोई भी इदारा उठा के देख लें, अनलिमिटेड लीटर्स ऑफ फ्यूल है कितने लोगों का। तो मतलब है ये बोझ अगर पूरी आवाम पे है ना, देन इट नीड्स टू बी इक्वल। दिस इज अनफेयर कि खुद तो हर चीज करना बिकॉज हमें तो मिल ही रही है और फिर आवाम जो है वो बेचारे सड़ रहे हैं। तो लिहाजा नहीं, खुद हर चीज नहीं करना खुद, क्योंकि हमारे पास तो सरकारी पेट्रोल होता है। एग्जैक्टली, सरकारी आगे हमारा तो हमारे पास सरकारी पेट्रोल है और अनलिमिटेड है। तो जब जितनी देर साहब अंदर रहेंगे 15-20 मिनट पहले जो है गाड़ी स्टार्ट होगी और एसी ऑन होगा, ताकि एसी में कहीं हीट ना महसूस हो जाए। कहने का मतलब ये है कि we all of us need to get off our high horse because ये ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये हमारे रिपोर्टर्स ने भी बात मतलब प्रूव कर दी है। दूसरा ये है कि अभी चलती रहेगी ये चीज़, तो अभी से कोई कोशिशें नहीं करेंगे, nothing is going to change। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक सालगिरह हम विश करना चाहेंगे, और सालगिरह हम विश करना चाहेंगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, द लेजेंडरी वसीम अकरम। वसीम भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू। मे यू हैव मेनी 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 मोर। आज 56th बर्थडे है वसीम अकरम की। 50 के बाद नहीं बतानी चाहिए वैसे। भाई इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि 50th हमने बड़ी धूमधाम से यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मनाई थी। 6 साल हो गए। एग्जैक्टली, लेकिन तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि हमारे शो को कितना अर्सा हो चुका है, बिकॉज 50th बर्थडे जो थी वसीम अकरम की वो भी हम सारों ने सेलिब्रेट की थी यहाँ जियो पे। वसीम अकरम आए थे, तो अब देखें हर साल ही फिर अब हम उनको विश करते हैं
और उसके बाद वसीम भाई ज़रा बहक से गए थे और हम जियो पे ज़रा कम आ रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी आपसे मोहब्बतें उसी तरह बरकरार हैं। और टेस्ट क्रिकेट में 414, एक रोज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में 502 विकेटें हासिल की। और कैसे हम भूल सकते हैं इनके मुतअद्दिद शानदार हिस्टोरिक स्पेल्स। 1992 का ये हिस्टोरिक स्पेल अब तक वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत से नौजवानों ने नहीं देखा होगा। एक खान साहब मेड श्योर के हर नौजवान ये वाला 92 का वर्ल्ड कप देख ले, ये मैच तो जरूरी है भुगतना। तो लिहाजा आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसने नहीं देखा होगा, बिकॉज उसको दिखाया गया है। देखो उसे बताया ये गया है कि सब चीजें एक तरफ, ये 1992 का वर्ल्ड कप जीतना जो है ना, ये वही बात होगी ना जैसे कोई एग्जाम हो रहा होता है, फिर आपको कोई एक की दे देता है कि बेटा ये पढ़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो दिस इज दैट मैच, जस्ट वॉच दिस मैच एंड आई एम दिस इज दैट की फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा खैर, बात तो हम वसीम अकरम की कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए। तो हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। अच्छा, ये जो है ना सबसे पहले दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट में सबसे पहले 400 विकेटें हासिल की। एंड द लिस्ट इज लॉन्ग, इनके जो कारनामे हैं, लेजेंड स्टेटस हो चुके हैं इधर, तो बहुत इनकी तो लिस्ट। सो वसीम भाई आप आए जरा हमारे पास किसी दिन, यहाँ पे जरा गप्पे शप्पे मारेंगे, केक भी मंगाएंगे, हम आपकी सालगिरह का केक काटेंगे आपके साथ। ये तो प्रॉमिस ही हो गया। मईशत के मैदान से जो है ना बड़ी ही मुश्किल और अजीब सी खबरें आ रही हैं, और बताना हमने आपको ये है कि पाकिस्तान की मईशत भंवर में फंसी है और ऊपर से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है कि हम आपसे शेयर कर सकें। आलमी इदारे भी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज़ ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान के मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को भी गैर मुस्तहकम करार दिया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग B3 रखी है और आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी है। मूडीज़ का कहना है कि महंगाई के बायस बैरूनी मौशी हालात बिगड़ रहे हैं, सियासी खतरात की वजह से भी मौशी मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। मूडीज़ की हालिया रेटिंग का फौरी असर यही होगा कि दुनिया आपको जांच देगी कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि IMF से बेहतर मुआहदा कर लिया जाए, लेकिन मूडीज़ की रेटिंग को IMF भी देख रहा होगा सर्टनली, इसलिए पाकिस्तान को डील करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इफेक्ट जो है वो होता जा रहा है, एक चीज़ ज़रा ऑफ होती है, फिर ऑब्वियसली नजरें सारों की होती हैं, फिर उसकी बेसिस पे अगली चीज़ आ जाती है। सो इट इज़ अ सैड सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स राइट नाउ। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये मूडीज़ ने पाकिस्तान को जो रेटिंग दी है वो मनफी दी है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो B3 बरकरार रखी है मूडीज़ ने, अलबत्ता जो आउटलुक है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। मतलब इसका मतलब है कि एक दर्जे आउटलुक कम कर दिया है। इसका मकसद ये होता है कि अगर हालात सही नहीं हुए और इसी तरह के बुरे हालात रहे तो फिर वो अगला स्टेप में रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल उन्होंने रेटिंग को B3 मेंटेन रखा है। और पाकिस्तान की जो रेटिंग है पिछले कोई 14 साल से ज़्यादातर यही रही है B3, सिवाय 2 साल के जब वो इससे भी नीचे थी C के करीब 2012 से 2014 में। और जो रीज़न भी मूडीज़ ये दे रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अकाउंट पे जो प्रेशर है और जो सियासी माहौल है उससे रिस्क बढ़ता जा रहा है। उसका ये भी ख्याल है कि जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रह पाता है कि नहीं रह पाता। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान के आउटलुक को तब्दील किया गया है, और मेरे हिसाब से ये चौंका देने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जिस तरह के पाकिस्तान के पिछले 4-5 महीने से एक्सटर्नल अकाउंट की जो पोजीशन चल रही है उसकी वजह से मुझे ये खबर सुनकर कोई ज़्यादा ताजुब नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा सुहेल साहब, आपने कहा कि 14 साल से ये रेटिंग रही है, लेकिन सर्टनली आउटलुक तो चेंज हुई है। अब रेटिंग बदले जाने के बाद, IMF प्रोग्राम या आउटलुक बदले जाने के बाद IMF से जो हमारी डील है उस पर भी इसका असर होगा। एक्चुअली रेटिंग नहीं बदली, आउटलुक बदली है या रेटिंग, तो हमारा क्या अफेक्ट होगा IMF के साथ जो हम बेहतर डील तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? वुड दिस बी मोर डिफिकल्ट नाउ? मेरे ख्याल में रेटिंग का आउटलुक चेंज होने से IMF के मुज़ाकरात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट IMF से पैसा आ जाता है और दूसरे जो दोस्त ममालिक से भी पैसा आ जाता है, तो उससे तो शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं, क्योंकि मूडीज़ ने भी यही कहा है कि ये भी रिस्क है कि क्या पाकिस्तान IMF
का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में इससे मुज़ाकरात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स होते हैं और जो कमर्शियल बोरोइंग होती है हुकूमत पाकिस्तान की, उसकी जो रेट्स हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमसे बात करने का और हमें समझाने का। रेटिंग वही है, आउटलुक नेगेटिव हो गया है, तो लिहाजा दिस इज़ और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ये भी बता दिया। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक और अब हम आपसे अच्छा चलें, अभी ब्रेक नहीं ले रहे क्योंकि और भी 2-4 आइडियाज़ हमने आपको बताना था ना कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि लाहौर शहर में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद पिंडी के बीच में है, अगर आपके रूट में आ रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आप प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालने से बेहतर है इसमें कोई शर्म कोई आर नहीं महसूस करनी चाहिए। आप जो पैसे बचाएंगे वो आपके बच्चों के, आपके घर वालों के काम आएंगे। लेकिन इसके साथ फ्लिप साइड ये है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो चल रही थी मुल्क में, वो उन्होंने भी अपने बिजनेसेस जो हैं टेम्परेरीली शट डाउन कर दिए हैं। तो ये भी कल की एक अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना वो न्यूज़ है, जिससे एटलीस्ट ख़वातीन जो ज़रा सिक्योर थोड़ा सा फील करती थी इस ट्रांसपोर्टेशन लेते हुए, वो तो बहुत ही परेशान हो गई हैं। बिकॉज आपको पता है काम भी आपका चलते रहना है, जॉब्स पे भी जाना है, इस वक्त तो इतनी मुश्किलात हैं। और साथ एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन जो कि यूज़ की जा रही थी, ख़ासतौर में मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल अब आपके लिए ऑप्शन नहीं रही। सो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, एक और काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप प्लीज़ कार पूल का कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस तरह से इनकरेज करते हैं कि कनाडा वगैरह और दुनिया के और बहुत से ममालिक में अगर आप कार पूल कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपके लिए एक अलहदा लेन मुख्तस है, हम बहुत ही सुहाना कोई ख्वाब देख रहे हैं, अलहदा लेन मुख्तस कर दी जाती है और ताकि आप उस लेन में सफ़र करें और उस लेन में कोई और सफ़र ना करे। सो वो भी छोड़ दें आप। अगर आपके बच्चों ने स्कूल जाना है या आपने दफ्तर जाना है, करीब से 2-4 लोग करीब ही रहते हैं, तो आप बारियां लगा लें भाई। एक दिन सब लोग अपना हिस्सा डालें और एक दिन सारे बच्चे इकट्ठे जाएं, या एक दिन अपने दफ्तर अपने कॉलीग के साथ जाएं, एक दिन आप अपनी गाड़ी ले जाएं। So do this. और अब तो मतलब ये आई एम श्योर ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से लोग करते भी होंगे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है इस चीज़ की करने की। एंड दिस विल सेव यू मनी और कुछ आपके रिसोर्सेज इस चीज़ से। प्लैनेट टू वैसे प्लैनेट ऑल्सो मतलब हम बिल्कुल ही और तरफ चले गए। अच्छा, हमने सोचा कि हमें ज़रा कुछ बेहतर बातें भी करनी है। हालांकि सिचुएशन वाकई ऑफ है, सीरियसली ऑफ है, लेकिन हमें तो क्या कहते हैं रे ऑफ होप और ये चीज़ें तो ढूंढनी पड़ेंगी। तो फीफा वर्ल्ड कप जी आपको पता है कि इस साल हो रहा है कतर में, दोहा में, और उसकी बड़ी एक्साइटमेंट है। और ख़ास तौर पे पीपल हु लिव इन दोहा वो हमें बताते हैं कि आज जी स्टेडियम्स बन रहे हैं, पूरा शहर जो है वो सेटअप हो रहा है टू वेलकम पीपल जो कि एक्सपेक्टेड हैं ट्रैवल करेंगे इस चीज़ के लिए। पाकिस्तान की ऑफिशियल एंट्री वैसे नहीं है इस फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन्वॉल्व है इसमें। कैसे बताएं? पाकिस्तान इन्वॉल्व इस तरह से है कि हमारा फ़ख्र पाकिस्तान शहर सियालकोट जो खुद बड़ा सेल्फ सफिशिएंट रहा है शुरू से ही, और मतलब एयरलाइन से लेकर फुटबॉल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर क्या कुछ कहें, माशाल्लाह। हाँ, बड़ा फ़ख्र है हमें सियालकोट के लोगों पे। और इस मरतबा फिर ये एजाज़ सियालकोट को हासिल हुआ है कि जो ऑफिशियल बॉल है ये पाकिस्तानी हाथों में, पाकिस्तानी हुनरमंदों के हाथों से निकलकर फीफा के मैदानों तक पहुंचेगी। एंड यू नो जहां सारी चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं ना, ये चीज़ माशाल्लाह अपनी जगह कांस्टेंट है। हमारे फुटबॉल जो है वैसे वर्ल्ड ओवर रेनाउंड है और अभी भी बिल्कुल बरकरार है। उमर एजाज हमारे साथी हैं, डिटेल दे रहे हैं सियालकोट से, वो बताएंगे हमें मज़ीद। आज फुटबॉल लवर्स के लिए मैं एक आज बड़ी खबर लेकर आया हूं। मेरे हाथ में जो आप फुटबॉल देख रहे हैं ये ऑफिशियल फुटबॉल है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाया गया है। सियालकोट के हुनरमंदों ने इस बॉल को तैयार किया है और उनके हाथों का ये तैयार किया गया बॉल फीफा वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। इसका नाम अर्रिहला है। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि सियालकोट को तीसरी दफ़ा ये एजाज़ हासिल हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए बॉल तैयार किया गया है। ये तीसरा बॉल है जो फीफा वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। नवंबर के महीने में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में खेले जाने वाला अर्रिहला बॉल जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इस बॉल में सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला मटीरियल ज़्यादातर रिसाइकल है। आजकल की माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए रिसाइकल मटीरियल इस्तेमाल किया गया है।
जब ये बाल इस्तेमाल हो जाएगा तो इससे निकलने वाली गैसेस इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं होंगी। इस लेवल के जो बाल होते हैं ना, ये कम से कम 2 जगह पे बनाए जाते हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों जगह पे ये बाल बन रहे हैं। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों पे बन रहे हैं, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं। ये 20 पैनल पे मुश्तमिल बाल है और इसको जितने भी इस पर टेस्ट किए गए हैं, सपोजिंगली ये मोस्ट एरोडायनेमिक बाल है जो कि कभी भी बना है। बाल को तैयारी के बाद बाकायदा लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां मुख्तलिफ तरीक़ों से बाल की क्वालिटी को चेक किया जाता है। ख्वाजा मसूद का यह भी कहना है कि इससे कबल भी वर्ल्ड कप के लिए खेले जाने वाला बाल बनाने का एजाज़ हासिल है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन उस्मान यूसुफ के साथ उमर एजाज, सियालकोट। वंडरफुल। प्राइड फील होता है कि मतलब कोई हमारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं, बट वी आर स्टिल स्टक ऑन टू दिस। और दुनिया अभी भी प्रेफर करती है कि जी हमारा ही बनाया हुआ भाई कुछ तो है, कुछ तो है, डेनिम हो या फुटबॉल हो, ये सारी चीज़ें ना पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। और वंस अगेन सियालकोट हैज़ डन इट। थैंक यू उमर एजाज फॉर अपडेटिंग us with whatever is going on। बात क्या करें, ज़रा वज़ीर आला सिंध साहब कुछ तो तवज्जो कर लें। मतलब ये आए दिन का ये एक जोक बन चुका है। मतलब आग को कंट्रोल करना तो हमारा मसला ही नहीं है, मतलब हमने नजरअंदाज किया हुआ है और ये एक्सपेक्ट करें कि जी आग ना लगाना और ना लगे मेक श्योर, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग मतलब सिंध हुकूमत के जितने करता धरता हैं, आप लोग नहीं देखते, आपको नहीं पता कि कराची शहर में फायर ब्रिगेड का कोई निजाम नहीं है। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंसेस का कोई खास निजाम अब आया है वो 1122 का 15-20 मेरा ख्याल है कि हम जब 6 साल से तो हम भी ये रोज रिमाइंड कर रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा बहुत आया है कुछ। फायर ब्रिगेड्स का भी कोई सीन नहीं है। और फिर ये जो एनओसीज आप बिल्डिंग्स बनाने वक्त दे देते हैं, कोई चेकिंग भी करता है या बस? और ये एसपीसीए जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब आपको पता ही है इसके क्या मामलात हैं। इन पे जरा ब्रेक लगाएं ना, को जरा रेगुलेट करें चीज़ों को, रेगुलेट करें। और अगर नहीं करना तो दफ्तर बंद कर दें प्लीज़। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे हैं क्यों। अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं। और माशाल्लाह वैसे तो अगर चाहते हैं तो इसी लय में एक और खबर भी है मेरे पास। डिप्रेशन हो रहा है मुझे, मेरे पास एक और बहुत ही डिप्रेसिंग खबर है, अगर आप चाहते हैं तो दूं। मैं बता देता हूँ आपको, बिजली महंगी भी हो रही है और आवाम को मिल भी नहीं रही है। बेस्ट क्या कराची, क्या कोयटा, लाहौर का तो ना ही पूछें, पेशावर, मुल्क भर समेत बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शदीद गर्मी में लोग घंटों लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 7,500 मेगावाट तक पहुँच गया है। मुख्तलिफ शहरों में 12 से 15 घंटों के लिए बिजली गायब होना मामूल बन गया है। शहरों का ये हाल है तो देहात की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना सर्टनली मुश्किल नहीं होगा, और वहाँ तो बिजली को तरस गए हैं लोग। इत्तेहादी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ज़रा संभाल लें इंतज़ाम। अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है कि पिछलों ने किया नहीं। मैं एक बात बताऊं कि ये यूजलेस है ये रिक्वेस्ट करना कि कुछ संभाल लें और इधर अटेंशन दें। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लूलेस। और बात ये कि पिछले समझ तक लोड शेडिंग नहीं थी, तो हमें या तो एग्जैक्टली आके एलैबोरेट करें कि क्या इमरान खान जाते जाते बिजली के कारखाने अपने ब्रीफकेस में डालकर ले गए, क्या हुआ कि इस समर में बिजली है ही नहीं। मतलब वैसी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, तो इसको भी जरा एक्सप्लेन बताइए हमें ज़रा इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर अ वाइल। बहुत शुक्रिया तलाल साहब। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ लोड शेडिंग हो गई है। मैं अपनी क्या बात करूं, आवाम का क्या हाल बताएं, सब लोग परेशान हैं। ये सब कुछ ठीक ही चल रहा था लास्ट गर्मियों तक। ये वो कंपैरिजन है, हम आपको दे सकते हैं, बेशक अच्छा लगे या बुरा लगे, पिछली हुकूमत का ये प्रॉब्लम नहीं थी। बताइए क्या हुआ है। ये लोड शेडिंग जो है ये 2 माह इसलिए आई है कि अभी ही मौसम की शिद्दत भी मौसम में अभी आई है, और उसके बाद इसकी वजूहात जो है वो हमने कौम के सामने रखती हैं। इन्होंने सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उस पर कोई पैसे नहीं खर्चे। इन लोगों ने जो पेमेंट्स करनी थी, जो सर्कुलर डेट है जिसका ये बहुत हमें ताना दिया करते थे, उसको 250% बढ़ा दिया, यानी 1100 अरब से वो आज 2500 अरब है। और उससे बड़ी बात LNG जिससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बिजली बनती है, बड़े बिजली बनाने वाले कारखाने उस LNG पर हैं, वो LNG बर वक्त नहीं मंगवाई।
और वो LNG का जो स्कैंडल है वो तो आप सब लोग जानते हैं। सो इन्हीं वजूहात की बिना पर ये जो लोड शेडिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला लोड शेडिंग में कमी आएगी। इंशाल्लाह ताला इसकी एफिशिएंसी जो इस मिनिस्ट्री की वो बेहतर होगी, और वो प्रोजेक्ट जो कि नालायकी नाअहली से रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला उसकी तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। वैसे तलाल चौधरी साहब, माजरत के साथ ये बड़ी कन्वीनियंट किस्म की एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो किया वो उनके साथ ही चला गया और उसका ना हिसाब होता है और ना जवाबदेही होती है, और पाकिस्तान में बाय द वे यही होता है। तो लिहाजा अगर जब आप लोग भी अगर कुछ करके चले जाएं तो देन नोबडी इज आंसरेबल। तो पिछले वालों ने भी ये कर दिया। अगर वो लोग ऐसे ही जिम्मेदार थे और उन्होंने ये होने दिया सब कुछ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो बनती है ना, कुछ करें। मुजरिमाना गफलतें हैं तो सजा तो डेफिनेटली बनती है, लेकिन उसमें भी कोई हलचल नहीं है। 3-4 बड़ी चीजें मैं दोबारा गिनवा दूं। LNG टाइम पर नहीं ली। अगर LNG टाइम पर ली होती, सस्ती मिलती, सारे बिजली के बनाने वाले जो भी कारखाने हैं वो चल रहे होते। दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट जो CPEC के प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट जिसमें ना तेल चाहिए, फर्नेस ऑयल नहीं चाहिए, LNG नहीं चाहिए, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल पानी से बनने वाले जो कारखाना है, और इसी तरह थरकोल जो कि थर का कोयला है उससे बिजली जो बनी है, ये दोनों अगर सिर्फ मिला लें तो 2000 मेगावाट बनता है। और अगर 2000 मेगावाट पाकिस्तान की ये बिजली, अपनी बनाई हुई बिजली पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो जाए तो ये पाकिस्तान में लोड शेडिंग कब की खत्म हो चुकी होती। सो बिल्कुल मुजरमाना गफलत जिसमें LNG का मामला और ये जो डिले किया है जानबूझ के प्रोजेक्ट्स, इनका बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर जुर्म करें तो फिर कार्रवाई करें, हिसाब करें। अगर आप कह रहे हैं कि मुजरिमाना गफलत हुई है, खैर, लेकिन ये भी आपको बता दें कि आप बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता था व्हाट मेस यू वर गेटिंग इनटू। ये जो आपने गवर्नमेंट ली है, अब बताइए कि जिम्मेदारी उठा ली है, निभाना भी पड़ेगी। कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि कब तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं इतना बता दूं कि जब 2013 की हमें हुकूमत मिली थी तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। उस वक्त मुल्क में अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह की मेहरबानी से 5 साल में 13 से लेके 18 तक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में 11,500 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली शामिल की, जो कि 70 साल में पाकिस्तान की जनरेशन 17,000 मेगावाट तक थी, और सिर्फ 5 साल के अंदर 11,500 मेगावाट। उसके बाद अब फिर हमें ये चैलेंज मिला है, वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है। हमने इन तमाम चीजें, ये सिर्फ बताने के लिए ताकि कौम को पता हो, हाँ हम इसको ठीक करेंगे और ये इलेक्शन से पहले लोड शेडिंग को जीरो करेंगे, बिजली को सस्ता करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो जितनी नालायकी नाअहलियां इस बिजली के मामलात में की गई हैं उनको दूर करेंगे। ये हमारा वादा है। शुक्रिया आपका तलाल साहब। अब लेट्स सी कि आपका वादा कब तक वफा होता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि 2018 में जब बरसर इक़्तिदार आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, औसत बिजली का बहरान काफ़ी हद तक हल कर गई थी। उस वक्त की हुकूमत जिसको विरसे में एक पहाड़ जैसा बहरान मिला था 2013 में 14 में, जब बिजली आती ही नहीं थी, कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है और अब हम आपसे पूछेंगे नहीं। तो पूछेंगे तो सही हम आप लोगों से। फिर आपको याद है ना, ये जो थोड़ी सी सर्दियां आई थी इधर, तो महीनों गैस नहीं थी। मेरे घर 7 महीने गैस नहीं आई। अभी भी लोग हैं कराची में जिनके घर वो गई हुई गैस अभी तक वापस ही नहीं आई। तो जब सर्दियां आए तो ना गैस, गर्मी आए तो नो बिजली, और एंड वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। मैं तो इस बात से तंग आ चुकी हूँ कि ये सारी लड़ाइयाँ ऊपर चलती रहती हैं कि उसने ये नहीं किया तो हमने ये करना था, एंड ऑल दैट। और सफर कौन करता है और पिसते कौन है? अवाम। This marriage is a bad marriage. It should be divorced. ये मैरिज बहुत ही बैड मैरिज है। और अवाम को से जो अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारे लीडरों की, that is uncalled for, that is unfair and it needs to be said. मत एक्सपेक्ट करें। ये जो अनफेयर अंडरस्टैंडिंग शादियां करके जो आप लड़कियां लेके घर आते हैं ना, जो करने की कोशिश करते हैं ना, it's a bad marriage from the word go. So घर जो आप अपनी बहुएं लेके आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बस they would understand, they would have to understand, ये एक्सपेक्टेशन ऐसा लगता है कि आप पूरी कौम से लगा लिए। So ये एक्सपेक्टेशन उनसे भी गलत है और हमसे भी गलत है। बट्टा डाल के मतलब ये समझ जाएंगे, कोई नहीं समझने वाला। People should actually come out for this and not even wait for any leader to lead it.
एक थिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, मतलब देखने के लिए, मिस मार्वल जनाब रिलीज हो रही है फाइनली ऑन द 8th of June, और इसमें बहुत से हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो जलवागर होंगे। पाकिस्तानी डिसेंट की सुपर हीरो, फर्स्ट वुमन मुस्लिम सुपर हीरो की कहानी बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर नजर आएगी, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि हम प्रीव्यू कर चुके हैं फर्स्ट 2 एपिसोड्स एक्सक्लूसिवली। ये मिस मार्वल है, जो ईमान वेलानी जो कि रोल प्ले कर रही हैं, बहुत सारी एक्चुअली पाकिस्तानी कैनेडियन, ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान में बैठा हुआ हर टीनेजर या इवन बड़ा रिलेट कर सकेगा उस कहानी से। और जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि हमने रिसेंटली इनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन ये जो फंक्शन आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इसमें हमारे कुछ अपने स्टार्स भी हैं। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये मिस मार्वल सीरीज में भी है या फिर इनको इन्वाइट किया गया था। मैं कंफर्म कर चुका हूँ क्योंकि मैंने 2 एपिसोड्स में उनको देख लिया है। हाँ, एक तो हमारी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं समीना अहमद साहिबा, वो नज़र आई हैं। फिर निम्रा बुच्चा दूसरी एपिसोड के एंड में नजर आ गई हैं मुझे। अब वो किस रोल में थी, क्या हो रहा था, वो डिटेल हम नहीं बता सकते, लेकिन महविश हयात भी नजर आ गई हैं जनाब इस लॉन्च इवेंट में। इसका मतलब है कि महविश हयात का भी एक कैरेक्टर है। मतलब वी आर अज्यूमिंग, और इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने महविश हयात का बिल्कुल नहीं सुना था। मतलब बड़े लोग नाम जो थे वो रोटेशन में थे, फवाद खान का सुना था, अभी वो भी वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन महविश का तो सुना ही नहीं था। बट शी वाज एक्चुअली देयर एट द सेरेमनी, पोज कर रही थी सारों के साथ, जो लीड स्टार्स हैं उनके साथ तस्वीरें थी, निम्रा बुच्चा भी उसमें थी, समीना अहमद भी उसमें थी। सो नाउ वी आर वंडरिंग कि ये क्या कहानी है, क्या चल रहा है। ये कहानी है, और महविश हयात का रिपोर्टेडली जो कैरेक्टर है उसका नाम है आयशा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं जरा रिलेट कर पा रहा हूँ। कैसे, कुछ क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बताओ। मिस मार्वल की, अच्छा अब्दुल्ला वेट, मैं मतलब स्पेकुलेटिव बातें हम नहीं कर रहे, क्यों हम मिसलीड करें भाई, हमारे साथ हमारी आवाम है। मैं सोच रहा हूँ कि आयशा अगर महविश हयात हैं तो निम्रा बुच्चा का कौन सा ये पता है ना क्या अब्दुल्ला, इज ओनली थोड़ा सा शोबाजी इधर हो रही है अब्दुल्ला की तरफ से, बिकॉज ही वांट्स टू टेल यू एक्सक्लूसिवली 2 एपिसोड जो शुरू के थे ना वो देख लिए हैं इन्होंने, क्योंकि एक्चुअली जब हमने इंटरव्यू करना था तो उन्होंने हमें खुद सेंड किए कि आप लोग ये देख लें, तो हमने देख लिए, लेकिन वी कैन नॉट से थिंग्स अबाउट इट। अब्दुल्ला ये क्लॉज भूल गए जो साइन किया था, वो तो इंटरव्यू में नहीं करना था ना, अब तो कर सकता हूँ। एनीवे, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ऑब्वियसली शी इज देयर ऑन द रेड कारपेट posing with the rest of the cast, so expect her to be in the series as well. जनाब, जबरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है। पहलवानों का शहर गुजरावाला से इनका ताल्लुक, और पाकिस्तान रेसलिंग के किंग कहलाने वाले इनाम बट किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और दुनिया भर में जहां भी जाते हैं अपनी दाग बिठा देते हैं। आलमी मुकाबलों में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों के इन्होंने धूल चटाई है, दर्जनों अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। हाल ही में टर्की में वर्ल्ड बीच चैंपियनशिप में 3री पोजीशन इन्होंने हासिल की है, जहां इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और आपको ये भी बताएं कि क्वार्टर फाइनल में तुर्की के पहलवान हाजी अब्दुल्ला को 1-0 से उन्होंने शिकस्त दी थी, विच वाज गुड, लेकिन सेमीफाइनल में वो अजरबैजान के पहलवान से शिकस्त खा गए, और इनाम बट ने तमगा मिलने के बाद वीडियो मैसेज में अपने मद्दाहों और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। लेकिन वो सब कुछ तो होता रहता है, लेकिन इनाम बट मेक श्योर कि वो हमारे शो पे ज़रूर आएँ, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है उनको इनकरेज करने का और उनकी सारी जो ये विनिंग स्टोरीज हैं वो सुनने का। सो इनाम इज बैक इन पाकिस्तान एंड विद अस टुडे। इनाम पता है क्या, पाकिस्तान इस खित्ते ने, सब कॉन्टिनेंट ने, जिसे बड़े सगीर कहा जाता था, रेसलर्स को, पहलवानों को बड़ा सेलिब्रेट किया है। हमारे हीरोज, हमारे स्टार्स हुआ करते थे, और आपको देखकर दोबारा से वो उम्मीद हमें नज़र आती है कि दोबारा से हम इस फ़न को, इस खेल को, इस शोबे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, बात करते हैं। आप यू आर अ स्टार फॉर अस एंड फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो ये जो मुकाबला रहा है आपका, मुतमईन है, हमें तो बड़ा सही लग रहा है कि चलें ब्रॉन्ज भी आ गया, लेकिन आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो मैं हुमार अब्दुल्ला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस शो पर आना मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली में हूँ, अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने तमाम नाजरीन से और आपसे बात करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जब भी आप वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं तो आप, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं, और उसमें आपको कोई भी मेडल मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का खास करम होता है। और स्पेशली आप ये देखें कि जब आप 5 मुकाबले खेलते हैं और पूरी दुनिया के साथ लड़ते हैं और 4 उसमें से आप विन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पोजीशन होती है कि जब भी आप खेलें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें और आपका परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। और इंशाल्लाह जो चीज़ें रह जाती हैं, हर टाइम आप में कुछ ना कुछ बेहतरी की ज़रूरत बाकी होती है।
बिल्कुल, और माशाल्लाह जो चीज़ें रह जाती हैं वो आप उनको पूरा भी कर लेते होते हैं क्योंकि मौके तो आपको मिलते रहते हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं और इतने अब माशाल्लाह आपके मेडल्स हो चुके हैं, इतने लोगों को आप हरा भी चुके हैं, तो सेम प्लेयर्स और कंपेटिटर्स, रेसलर्स जो आपके अगेंस्ट होते हैं, वो मुड़ मुड़ के वो सेम ही आ जाते हैं या फिर कोई नई खेप भी आती है? क्योंकि जो सेम अगर हो तो उनसे तो आपकी दोस्तियाँ भी हो गई होंगी अब तक। देखें, मोस्टली ऐसे होता है कि जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मुल्क में कम्पीट करना होता है। तो हर दफ़ा जब भी मैं जाता हूँ सबसे पहले मेरे ट्रायल होते हैं, तो मैं यहाँ के पहलवानों को विन करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ। इसी तरह पूरी दुनिया में भी यही दस्तूर है कि तब जब भी कोई खिलाड़ी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है तो वो अपने मुल्क में पहले उससे नंबर 1 बनना होता है। तो मोस्टली ऐसे होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी यंगस्टर भी होते हैं कि वो अपने जो चैंपियन होते हैं उनको हराते हैं। इसी तरह मतलब चलता जाता है कि जब भी हर कंट्री अपना बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी भेजता है, तो काफी खिलाड़ी ऐसे आते हैं कि जिनसे पहले कंपटीशन हुआ होता है लेकिन बहुत ज्यादा नए आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो पहलवानी है बहुत ज्यादा जिद्दत पकड़ती जा रही है, बहुत ज्यादा टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, तो इस तरह मिला जुला रुझान रहता है। लेकिन हर दफा ये है कि आपकी दोस्ती हो या ना हो, कोई नया लड़का आए, आपने तो अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने परचम के लिए खेलना है, आपने इज्जत के लिए खेलना है, तो आपने उसको डू एंड डाई समझ के खेलना है। मतलब आप जिद्दत की बात कर रहे हैं, इनाम पहले के पहलवानों की जब हम तस्वीरें देखते हैं, जो हमारे लेजेंडरी पहलवान हैं, उनकी तो जिसामत ही बिल्कुल और हुआ करती थी, और आज के पहलवानों की जिसामत में भी कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। आपको लगता है पाकिस्तान में रेसलिंग या पहलवानी जिस डायरेक्शन में अब चल रही है, जिसमें माशाल्लाह आप हमारा एक चमकता हुआ सितारा हैं, सही हमारी डायरेक्शन है, हमारी समत सही है कि हम मॉडर्न भी हो रहे हैं, हम दुनिया के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे स्कोप है हमारा? जी अब्दुल्ला, अगर मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर बताऊं और पिछले कुछ 5 से 10 साल की बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग वो खेल है जिसमें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने बहुत ज्यादा मेडल जीते हैं, और सबसे ज्यादा मेडल जो है वो हमने रेसलिंग में जीते हैं पाकिस्तान की दूसरी तमाम गेम्स में, जिसमें कॉमनवेल्थ में शामिल है, एशिया में शामिल है, जिसमें वर्ल्ड लेवल पर शामिल है। तो रेसलिंग वो गेम है जिस पर ज्यादा तवज्जो दी जाए तो बहुत ज्यादा हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त भी हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कैंप लगा हुआ है, हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अगर चीजों को मजीद बेहतर किया जाए तो डेफिनेटली ये वो खेल है जिसमें हम बहुत ज्यादा मेडल जीत सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए मजीद हुकूमत की तरफ से तो हम वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इनाम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली इनाम अपनी फैमिली का भी बता दें क्योंकि वो भी बड़े कीन होते हैं। आपकी शादी के वक्त भी हम साथ साथ थे और आप तब भी मेडल्स जीत रहे थे और थोड़ी देर के बाद फिर शादी हुई थी, मेडल के इंतज़ार किया गया था। खुश हैं आपसे, और आपको क्या लगता है ये लिटरली आपकी दुआएं हैं आपके घर वालों की, जो आपको मतलब हर बार आप कुछ करने जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो कोई ना कोई मेडल तो आपके साथ आता ही है वापस? जी डेफिनेटली, मैं समझता हूँ कि ये घर वालों की भी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं। जिस तरह मुझे हर तरफ से सपोर्ट मिलती है, स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा टॉप सिटी और उनकी मैनेजमेंट का, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट किया। हमारे जो फेडरेशन है, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और स्पेशली जो घर की दुआएं हैं, जो पेरेंट्स की दुआएं हैं, जो वाइफ की दुआएं हैं, जो बेटी की दुआएं हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैनी फेज हैं। इसके बगैर तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने सख्त कंपेटिटर्स के साथ खेलना मुश्किल हो जाता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि जिस दिन से मैं गुजरांवाला आया हूँ अपने मेडल के साथ, तो मेरी बेटी जो है वो मेडल सिर्फ उसके पास होता है, बड़ी मुश्किल से उससे ये इंटरव्यू के लिए लिया है, तो वो कहती है ये मेरा बाबा, मेरा मेडल है, तो वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही, तो इसलिए अब उसके लिए भी मेडल जीतना ज्यादा जरूरी हो गया। बिल्कुल, और वो कह भी सही रही है क्योंकि माँ बाप की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बच्चे अपने नाम ही कर लेते हैं, और तो जो बच्चों की होती हैं वो माँ बाप की होती हैं। अच्छा इनाम, ये तुर्की में जो है मतलब पाकिस्तानी विजिटर्स भी बहुत होते हैं, पाकिस्तानी अब तो रहते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या लोकल क्राउड में कुछ थे पाकिस्तानी जो आपको चेयर अप करते या सपोर्ट करते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं बहुत ज्यादा तादाद में थे, और ये जो मैं तुर्की इस दफा गया था ये मेरा चौथा वहाँ पर मुकाबला था, तो मुझे जो तुर्की अवाम की तरफ से सपोर्ट मिलती है वो शायद मेरा ख्याल है कि किसी भी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मिलती। तो जब मैं इवन के तुर्की के साथ भी खेल रहा था तो मैंने उसके जब ब्रॉन्ज मेडल फाइट में उनके खिलाड़ी को हराया तो तुर्की की अवाम ने मुझे खड़े होकर सलूट पेश किया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि ये वो सॉफ्ट इमेज है जो पूरी दुनिया में हमारा जाता है। पीछे
मैं देख रहा था कि कुछ इश्यूज चल रहे थे, तुर्की की जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जा रहा था, कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन मेरा वहां पर जाना, इस मेडल को जीतना, उन लोगों के साथ एप्रिसिएशन उनकी तरफ से मिलना और इतना सॉफ्ट इमेज गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और अपने मुल्क को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ की लोग, वहाँ की आवाम भी आपको प्यार करे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत ही आला, बहुत अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है नाम आपसे बात करके, एंड वी आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक, जो भी जब भी आप आगे कहीं जाएंगे। तो एक लास्ट बात मैंने पूछनी है आपसे, ये तलहा तालिब वाला जो मामला है, ये आपकी भी समातों से गुजरा होगा इनाम, आपने मतलब ये क्या वन ऑफ द केसेस है या फिर कोई ऐसा रुझान है? सर्टनली इसको रोकना तो जरूरी है ना इस मामले को, कि आगे इस तरह से पाकिस्तान की बदनामी ना हो। फिर बता भी देना मामला क्या? डोपिंग का मामला है बेसिकली। अच्छा जी बिल्कुल, तलहा का अभी सुनने में आया था कि डोपिंग का इशू था, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप पर डोप टेस्ट लिया गया था, तो जिसमें उसका डोप टेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव आया है। तो मैं पर्सनली तलहा को जानता हूँ, ही इज वेरी हम्बल गाय और बहुत ज्यादा एफर्ट करता है, उसके जो पेरेंट्स हैं। और आप ये देखिए कि पिछले कुछ 2-3 सालों में मैं एथलीट कमीशन का चेयरमैन भी हूँ, तो हमने डोपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की है अपने खिलाड़ियों को। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखना है कि ये मामला पेश क्यों आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने क्या चीज यूज करनी है और क्या चीज नहीं है। और जो तलहा का केस है, इसमें सरासर जो इशू आया है वो ये है कि ये जो फूड सप्लीमेंट और डिफरेंट जो कंपनीज हैं जो क्लेम करती हैं कि उनका जो सप्लीमेंट है वो बिल्कुल ड्रोप फ्री है, तो शायद उसमें कुछ उन्होंने ऐसा मिलाया हुआ था जो तलहा को पता नहीं चल सका, तो जिसको वो उसने आम सप्लीमेंट समझ के या आम प्रोटीन समझ के इस्तेमाल किया। तो उस कंपनी की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये इशू आया, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा हीरो जो है वो हमारा इतनी प्रॉब्लम में है। नहीं तो आज पाकिस्तान के मेडल की तादाद बिल्कुल हम आपसे अग्री भी करते हैं। तलहा का अपना भी कहना है कि ये टोटली अनइंटेंशनल था। और हम आपको ये बताएं, बाकी नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, ये दुनिया में ये होता है कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, समटाइम्स आपको प्रिस्क्राइब्ड भी वो चीजें होती हैं, उनमें भी आपको पता नहीं होता कि कोई ऐसी सब्सटेंस निकल आता है जो कि जिसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एब्सोल्युटली उस पूरी इंडस्ट्री में चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। और मतलब हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट या जो भी डॉक्टर्स इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो एक एक चीज देखें, फिर पढ़ें कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे ये लोग। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त तो ये हालात हैं, हम इतना डगे हुए हैं कि हम प्रोटीन वगैरह तो दूर की बात है, अगर सर दर्द भी हो तो वो हम अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर कोई हम इस तरह की मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। स्पेशली ये जो कंपनीज हैं इनको देखने की जरूरत है। ये जो हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो ये इदारे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने भी इस काम पर नहीं देखना तो आप देखें इतना बड़ा हीरो हमने खो दिया है, उस पर अभी मतलब पाबंदी भी लग सकती है। तो पाकिस्तान ओलंपिक भी आगे आ रही है, कॉमनवेल्थ आ रही है जिसपे श्योरिटी में हमारा गोल्ड मेडल था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारों को ये चाहिए कि वो लाजमी तौर पर चेक एंड बैलेंस करें कि कौन सी चीज हमारे नौजवानों को खिलाई जा रही है। आप ये देखें कि सिर्फ ये तलहा अकेले का मसला नहीं है, अगर कोई फूड सप्लीमेंट कोई चीज इस तरह की है, वो तो हमारा पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा होगा। तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा होगा। बिल्कुल, और ना जाने में जब आपको ना पता हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन तक अगर बात आ जाए तो प्लीज़ हमारी और काम करते क्या है हमारी ओलंपिक फेडरेशन, उनको कंटेस्ट करना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये फिनोमिनन वर्ल्ड ओवर है। ये कह देना जी डोप टेस्ट इन्होंने फेल कर दिया, अब ये इट साउंड सो स्कैंडलस कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मर्जी कौन से ड्रग्स ले रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता। ये एथलीट्स एवं ही नहीं ऊपर तक पहुंच जाते। एक पूरी लाइफस्टाइल होती है जिसमें बहुत केयरफुल होते हैं कि इनकी इनटेक क्या है। लेकिन अगर ऊपर से कोई चीज़ आपको रेकमेंडेड हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो कि बैंड सब्सटेंस में आती है, तो फिर कसूर इस तरह इनका तो ना हुआ। तो लिहाजा हमारी जो कमीशन है जी 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 नाम जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी मदद से हमने पिछले 2 सालों में 5 से 6 सेमिनार जो है वो डोपिंग पर करवाए हैं। और अभी भी हम जो है 11 और 12 तारीख को पाकिस्तान का बहुत बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब जो खिलाड़ी हमारे पास होंगे और ऑनलाइन उनके लिए जो तमाम पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए हम एक सेमिनार करवाने जा रहे हैं जिसमें डोप से रिलेटेड हम चीजें बताएंगे। असल जो जरूरत है वो हमारे जो हुकूमती ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है
उसने देखना है कि पाकिस्तान में क्या चीज बिके और क्या चीज ना बिके, क्योंकि ओलंपिक ने तो हम आगाही दे दी कि आप ये चीजें आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब अगर कोई बंदा गलत लेबल लगाकर तो यहाँ पर चीजें बेच देगा तो उसमें ओलंपिक का कसूर नहीं, उसमें हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने देखना है कि क्या जो वो चीजें क्लेम कर रहे हैं वो इसमें अवेलेबल हैं भी या नहीं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इस चीज पर बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, और एज अ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम अपने खिलाड़ियों को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए हम इंशाल्लाह इस पर काम करते रहेंगे, सेमिनार करवाते रहेंगे, और जो लिस्टें हर साल चेंज होती हैं उनके बारे में भी आगाही देंगे। लेकिन अगर थोड़े से हुकूमती अदारे अपना काम करें और चीजों को देखभाल कर पाकिस्तान में यूटिलाइज किया जाए तो फिर इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इनाम, और बड़ी बहुत मुबारक हो वंस अगेन, बहुत मुबारक हो। और आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप ये डोपिंग वगैरह का जो आपने कहा इतने सेमिनार्स हुए, मतलब आप बड़ी अच्छी सजेशंस दे रहे हैं, और डेफिनेटली इन पे काम भी होना चाहिए, क्योंकि अनजाने में इतने एथलीट्स ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। और साथ साथ फुटनोट में वैसे ही डाल दूँ, नथिंग टू डू विद अभी व्हाट वी डिस्कस, हमारे बहुत से नौजवान हैं जो टर्की में एक दो वाहिद मुल्की रह गए जो बड़ा वेलकम करते हैं पाकिस्तानियों को, बड़े इज्जत करते हैं पाकिस्तानियों को, खुले दिल से वीज़ा भी देते हैं, और जब आप जाएं लोगों से मिलें, बताएं आप पाकिस्तानी हैं, तो वो आपको एक्चुअली प्यार करते हैं। तो हमारे कुछ नौजवानों ने वहाँ जाके भी गंद डालना शुरू कर दिया है। तो 2-3 तो लड़के अभी कल परसों ही पकड़े गए हैं वहाँ, बिकॉज वो सीक्रेटली फिल्म कर रहे थे लड़कियों को। मतलब प्लीज मुल्क से बाहर निकल भी गए हो तो दिमाग अपना खोलो। ये व्हाट आर यू डूइंग, मुझे इतना अफसोस भी होता है, और मैं कहती हूँ मतलब तरस भी आता है वैसे मुझे ज़हनी हालत पे। एक इशू जिस पे हम ज़रूर बात करना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, हुआ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा खूबसूरत इलाका, इसकी वादी है गिज़र, सयाहों के लिए तो जन्नत है ही, लेकिन वहाँ के लोकल्स जो हैं वहाँ पे कुछ इशू पेश कर रहे हैं। इशू एक सामने आया है, वहाँ गुज़श्ता महीनों में 10 अफराद ने खुदकुशी की है, जो यकीनन तशवीशनाक है, क्योंकि आबादी बहुत कम है ना। हम कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही कम आबादी वाली जगह की बात कर रहे हैं। इससे पहले कोहिस्तान और चित्राल में भी ऐसी खुदकुशी की लहर तो कहना अजीब सा है, मतलब काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी का यूँ खात्मा किया था, और गिज़र में खुदकुशियों के वाक़यात यकीनन गैर मामूली है, जिसे वहाँ के लोग भी बड़ा सरप्राइजिंगली देख रहे हैं, और इस पर कुछ स्टडीज़ भी हो रही हैं कि ऐसा हुआ क्या है जो लोग ये करने पर मजबूर हो रहे हैं, कौन सा जहनी तनाव है जिसकी वजह से लोग ये इंतहाई कदम उठा रहे हैं। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, क्योंकि हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या वजह बन रही है, और ये ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल भी है, और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ चेंज की जा सकती हैं, कोई तब्दीली लाई जा सकती है, तो वो करने की ज़रूरत पड़ गई है, बिकॉज फिगर्स आप देखें। जावेद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, रिपोर्टर जियो न्यूज़ खिज़र से ही इनका ताल्लुक है। जावेद इकबाल, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इतलात आ रही हैं कि पिछले 2-3 माह में खिज़र और ऑब्वियसली गिरदोनवा में गैर मामूली तादाद में खुदकुशियाँ रिपोर्ट हो रही हैं, तो पहले तो ये हकीकत बता दें कि ये सही बात है जो रिपोर्ट हो रही है, और फिर हम वजह पे भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये कोई गैर मामूली सूरत हाल जो है ना ज़िला गिज़र में है, और ख़ुदकशियों का ये जो बढ़ता हुआ रुझान जो है 2002 से अब तक जारी है। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी सतह पर और जो NGOs हैं उनके तरफ से इस अहम जो इशूज़ को मतलब रोकने के हवाले से और इनकी वजूहात को जानने के हवाले से किसी किस्म का कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। कि साबिका जो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त एक महीने में 14 खुदकशियाँ रिकॉर्ड हुई, तो उस दौरान उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी की 1-2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद फिर वो भी कमेटी हमारे सामने गैर फ़ाल नज़र आई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है, और यहाँ के अवाम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि खुदकशियों के जो तहकीकात के हवाले से एक अलग कमेटी पुलिस की तरफ से हो, और उसका सिर्फ काम खुदकशियों के जो वाक़यात की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाए, ताकि इसके असल वजूहात सामने आ जाए और ये सिलसिला यहाँ पे रुक सके। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ जो आलमी और नेशनल लेवल के जो इदारे हैं उनकी तरफ से यूथ डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट के अलावा जो है वो गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम्स के हवाले से बड़े पैमाने पे फ़ंड्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उस फंड का जो यूटिलाइज जो है वो सही तरीके से ना होने की वजह से भी लोगों को बेरोज़गारी और गुर्बत का सामना है, जिसकी वजह से भी खुदकशियों के वाक़यात
होने का हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ के अवाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर खुदकशियों का जो वाक़यात है उनको रोकने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इसके वजूहात सामने आ जाए और सिलसिला रुक सके। जी अच्छा, क्या इंडीड। अच्छा ये बताइए कि जो कुछ हो रहा है नॉर्मल तो नहीं है? पुलिस या दीगर इदारे, आपने कहा ना कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो कुछ हक़ाइक़ मालूम हो सके मुकम्मल जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजूहात सामने आई हैं और अगर तह में पहुंचा जाए इन खुदकुशियों की तो? जी बिल्कुल, जहां हम वजूहात की बात करें तो यहाँ पे जो खुदकशियों के केसेस में जो शिकार हो चुके हैं उनके मुख्तलिफ हर खुदकशी के पीछे जो एक अलग स्टोरी हमें सुनने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एज फैक्टर भी कोई जो स्पेसिफिक कोई एज फैक्टर हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो 5वीं क्लास से लेके बच्चों से लेके जाके 60-70 साल की उम्र तक के जो लोग थे खुदकशियों के शिकार हो चुके हैं। ये भी एक अलग फैक्टर है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसका अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से खुदकशियों के जो वजूहात है वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माशरे में हर खुदकशी के पीछे एक अलग कहानी बताया जा रहा है। इसमें शादीशुदा जो ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इसका शिकार हो चुका है और जहाँ तक सरकारी मुलाजिमीन और बच्चे जो है पढ़ने वाले बच्चे भी खुदकशियों के शिकार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, और यही अफसोस की बात है और डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ इस पर मज़ीद रिसर्च होनी चाहिए, ख़ासतौर पे जहाँ 5th ग्रेड के बच्चा भी अगर खुदकुशी कर रहा है तो कोई कहता है ना डिप्रेशन हो रहा है तो इसको बीमारी के तौर पर लेना चाहिए। अच्छा जी, ट्राई टू हैव अ गुड वीकेंड। वी सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।